तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेशर इनसाइड स्फेरिकल ड्रॉप डिस्कस किया था। प्रेशर इनसाइड स्फेरिकल ड्रॉप, और ये आया था इसका प्रेशर P, आउटसाइड प्रेशर P नॉट। P और P नॉट में क्या डिफरेंस है, और दिस इज लिक्विड ड्रॉप। सरफेस बच्चों यही है, ये है सरफेस। सो ये डेराइव करके आया था P माइनस P नॉट कम्स आउट एज 2s अपॉन R, एसिड सरफेस टेंशन। अब कहोगे इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था बच्चों, देखो ये जो सरफेस है ये हो गया कॉन्केव साइड, ये हो गया कॉन्वेक्स साइड। तो हमेशा कॉन्केव साइड will have greater pressure than convex side, ये लिख लेना। आवाज सबको क्लियरली पहुंच रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसी में हमें ये समझाया था बच्चों कि अगर हम लोग एक क्या करते हैं, वाटर में एक एयर बबल ले लिए, दिस इज वाटर, दिस इज एयर बबल, है ना। अगर यहाँ का प्रेशर P है और एक बाहर का प्रेशर कुछ P1 है, या P1 और बाहर का प्रेशर P2 ले लिया, तो देखो ये सरफेस है, ये है सरफेस लिक्विड का। सो कॉन्केव साइड ये हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स साइड। कौन ग्रेटर होगा? P1 ग्रेटर होगा। सो P1 माइनस P2 दैट इज इक्वल टू 2s बाई R, है ना। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि लिक्विड जिधर उधर का प्रेशर ज्यादा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। अब इसमें सवाल, मेडिकल में ऐसे सवाल पूछ देते हैं। एक चीज ध्यान देना बच्चों, जो प्रेशर डिफरेंस है इसका और इसका, वो प्रेशर डिफरेंस जितना रेडियस छोटा होगा, R जितना छोटा होगा, प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, है ना। और एक तो फ्लूइड में ही कभी पूछते हैं, ये तो हालांकि फ्लूइड का ही क्वेश्चन है कि अगर एक एयर बबल नीचे है और एयर बबल ऊपर चला गया, तो व्हाट विल हैपन टू द रेडियस ऑफ द एयर बबल। तो बच्चों बाहर का प्रेशर P2, अंदर का प्रेशर P1, जैसे बाहर ऊपर जा रहा है, बाहर का प्रेशर कम हो रहा है, तो अंदर का भी प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम होगा तो सर्टेनली क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्ड सेम है, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, सो रेडियस विल इंक्रीज। ये मेडिकल में सवाल पूछता है, एज एयर बबल गोज अप रेडियस विल इंक्रीज। हालांकि इसमें कोई सरफेस टेंशन का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इस स्टेटमेंट को बताने के लिए। देखिए ये क्लियर। नेक्स्ट इज सोप बबल। सोप बबल में जो लेयर होता है लिक्विड का, सोप सॉल्यूशंस का, बहुत ही थिन होता है, ऐसा होता है। दैट मींस इस केस में रेडियस R इनर और आउटर रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अब अगर मैं पूछूं यहाँ का प्रेशर P है, यहाँ का प्रेशर P नॉट है, P माइनस P नॉट, क्या पिछले क्लास में ये प्रूफ किया था? इट कम्स आउट एज 4s बाई R। नो सर, प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, चलो तो इसका प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे 4s बाई R आ रहा है ना।
मैं क्या करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा थिक दिखाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। ये है बहुत थिन, यहाँ का प्रेशर P, यहाँ का सपोज प्रेशर P डैश और यहाँ का प्रेशर P नॉट। मैं पहले देखो, एक लेयर ये है, लिक्विड का एक सरफेस यहाँ पे, तो ये और इसके बीच में लगाते हैं ये कॉन्सेप्ट, कॉन्केव सरफेस विल हैव ग्रेटर प्रेशर P माइनस P डैश, ये ज्यादा रहेगा। यहाँ और यहाँ के बीच में लगाते हैं बच्चों, इन दोनों के बीच में ये ज्यादा होगा प्रेशर P डैश माइनस P नॉट, ये भी हो जाएगा 2s बाई, इसका भी रेडियस r ही लेंगे बिकॉज बहुत थिन है, दोनों को ऐड कर दोगे P माइनस P नॉट 4s बाई r। लिख लो इसको। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल लिखो। देखो, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, what is pressure difference inside a bubble, so bubble of radius 2 centimeter, surface tension of soap solution is 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो प्रेशर डिफरेंस क्या रहेगा, इसी को बच्चों गेज प्रेशर भी बोलते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल, इससे आसान क्या सवाल होगा, 4s बाई r, 4 इंटू s कितना हो जाएगा 0.075 न्यूटन पर मीटर अपॉन r कितना लिखूं 2 सेंटीमीटर। बच्चों 2 सेंटीमीटर तो इसको मीटर में लिखना पड़ेगा, इधर मीटर है तो इसको लिख लेते हैं 2 पावर -2, बहुत बढ़िया है ना, 2 चलाएगा 2, 75 इंटू 2 150 है ना, तो 0.150 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों 15 पास्कल। सही लिखा क्या, जो एक बहुत ही फेमस रिजल्ट है, इसका वैल्यू याद कर लेना, ये रिजल्ट याद कर लेना, मेडिकल वाले तो जरूर याद कर लेना। तो 2 सोप बबल है और बाहर में वैक्यूम है, 2 soap bubble of radius r1 and r2 merged into या इसे कॉलिश भी बोलते हैं, कॉलिश इनटू 1 soap bubble. What will be the radius of this new soap bubble? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। आज अगर तूने सीख लिया तो सोचो कि कुछ नया सीखा, मतलब इंपॉर्टेंट चीज सीखा। 2 सोप बबल को क्या किया, दोनों मर्ज होकर के, कॉलिश होकर के एक बना लिया, तो वो जो एक बना उसका रेडियस क्या होगा,
इतना तो गेस कर सकते हो बच्चों कि रेडियस जो होगा r वो ग्रेटर देन r1 होगा, r जो होगा ग्रेटर देन r2 होगा, इतना तो हम बता सकते हैं। अगर ये दोनों मिक्स हुआ है तो कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं वो बता रहा हूं मैं। सोचते हैं कि वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, ऐसा सोच लेते हैं। तो कुछ बच्चे इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्पेशली मेडिकल वन, 4π/3 r³ इसका वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 4π/3 r1³ प्लस 4π/3 r2³। बच्चों ये गलत है ना, ये इक्वल नहीं होगा। सो एक ऑप्शन अगर तुम्हें दिया रहेगा कि r³ इज इक्वल टू r1³ प्लस r2³, तो इसको गलती से भी टिक मत करना। अब कोई कहेगा सर क्यों मान लें गलत है, व्हाई दिस इज रॉन्ग। अब गैस जो है प्रेशर से बहुत सेंसिटिव होता है बच्चों, अगर प्रेशर चेंज होगा तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। क्या इसमें जो गैस है P1 प्रेशर पे, इसमें जो गैस है P2 प्रेशर पे, ये P डैश तो अलग ही होगा, या P लिख दो। क्या ये P सेम रहेगा? कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है बच्चों P और यहाँ का है P1, क्या रिलेशन होगा? विच वन विल बी ग्रेटर? जस्ट सिंपल सा, इसमें प्रेशर है P1, इसमें है P, आउटसाइड वैक्यूम है तो आउटसाइड प्रेशर है 0, P एक्सटर्नल इज 0। सर P कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर P बड़ा होगा, मतलब तुम लोग ध्यान नहीं दिए। देखो P1 क्या लिखेंगे? P1 लिखेंगे बच्चों 4s/r1। P क्या लिखेंगे? 4s/r। और अभी तो हमने बताया कि r तो ग्रेटर देन r1 होगा, r बड़ा है तो ये क्वांटिटी छोटा होगा, दैट मींस P विल बी लेस, होगा कि नहीं? सिमिलरली P विल बी लेस देन P2। इस सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। इसका प्रेशर इससे भी कम है, इससे भी कम है, मतलब इधर गैस कंप्रेस्ड था थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा इजिली वो थोड़ा सा फैल सकता है, इसका प्रेशर कम एक्सपैंड करेगा। तो एक स्टेटमेंट मुझे बताना, इसका वॉल्यूम अगर V1 है जो लिखा था 4π/3 r1³, इसका वॉल्यूम V2 है। सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? इसका वॉल्यूम V है। क्लियर है सर। तो बताओ इसमें क्या रिलेशन होगा? इक्वल तो अभी अभी मना कर दिया, ग्रेटर होगा, लेसर होगा, या हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं समझा बच्चों। सिंपल सा चीज है, अभी हमने बताया कि इसमें प्रेशर कम है, प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा, ये कंप्रेस था, ये थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है ज्यादा, इसका प्रेशर कम है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एम आई राइट बच्चों? यस सर। ठीक है। अब कहोगे सर ठीक है वॉल्यूम तो ग्रेटर है, लेकिन आप तो ये बताओ कि रेडियस कैसे निकालोगे, व्हाट विल बी द रेडियस? तो क्या कंजर्व रहेगा? वॉल्यूम कंजर्व नहीं रहेगा, बट अगर मैं कहूं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स बच्चों N1 था गैस का, इसमें N2 था, यही दोनों मिलके ये बना है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स N क्या रहेगा? N1 प्लस N2 रहेगा कि नहीं? Number of moles of the gas will remain conserved. Is it clear? यस। चलो
अच्छा, ये चीज पूरा जो प्रोसेस है ना, कॉलिस टू मेक वन सोप बबल, एज्यूम द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो बच्चों यहाँ पे बताना, एन को लिखेंगे कितना, आउटसाइड प्रेशर तो कितना है, 0 है, तो जो प्रेशर है इनसाइड वो पी जो है वो 4s बाई स्मॉल आर है, पी इंटू वी, वी कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3, एन इज टू क्या लिखेंगे, पीवी बाई आर टी, तो 4 पाई बाई 3 आर क्यूब अपॉन आर गैस कांस्टेंट इनटू टी टेम्परेचर, इसलिए यहाँ पे से डिनोट किया है सरफेस टेंशन को। N1 हो जाएगा, तुम लोग खुद से लिख सकते हो 4s बाई R1, ये हो गया P, वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों 4 पाई बाई 3 R1 क्यूब, PV बाई P1 V1 बाई RT, T सेम लेंगे। सो कोई बच्चा बताओ कि कितना आ गया आंसर, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो आर टी सब कैंसिल, 4s कैंसिल, 4 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 कैंसिल, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी सेम वे में, है ना। तो क्या क्या आंसर बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, दिस इज वेरी फेमस इक्वेशन, हमने 5 से 7 मिनट लिया पढ़ाने के लिए, बहुत ही यूजफुल रहेगा अगर तूने ये सीख लिया। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं ना, नो सर। ठीक है। नो अरे सर। टेस्ट में भी सवाल आएंगे तुम्हारे, 1 2 3 टेस्ट में तो आ ही जाएंगे, चाहे नीट में ही आ जाए, वहां जो टेस्ट होंगे AITS उसमें तो आएगा ही, दे देगा कि एक है 3 सेंटीमीटर का बबल और एक है 4 सेंटीमीटर का बबल, दोनों कोलिस होकर के एक बबल बना दिया, तो व्हाट विल बी द रेडियस, स्नेहा देव रे क्या होगा रेडियस, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अब मान लो नीट वाले कभी कभी ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर पूछ दिया कि 2 सोप बबल वैक्यूम में मर्ज हुआ, ध्यान देना ये जो रिजल्ट है ना वैलिड तभी है जब आउटसाइड का प्रेशर 0 है वैक्यूम में, इनसाइड का जब प्रेशर रहेगा, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर कुछ रहेगा P नॉट, तो इतना सुंदर रिजल्ट नहीं आएगा, वो भी आएगा, वो भी सॉल्व होगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, मेथड वही रहेगा जैसा भी हमने किया, बट उस केस में अगर बाहर का प्रेशर कुछ है P नॉट, तो यहाँ का प्रेशर P1 जो लिखेंगे वो P नॉट प्लस 4s बाई आर लिखना पड़ेगा, P नॉट प्लस 4s बाई R1, तो रिजल्ट उतना सिंपल सा नहीं आता। अब अगर मैं पूछूं, अगर 2 सो बबल इन वैक्यूम मर्ज किया है, पूछेगा कि वॉल्यूम कंजर्व रहेगा क्या, V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्या कहोगे, अगर कहा जाए कि इसका सरफेस एरिया A1 है, इसका सरफेस एरिया A2 है, इसका सरफेस एरिया A है, क्या सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड्स विल रिमेन सेम आफ्टर मर्जिंग, नो। सोच के बताना, सरफेस एरिया सेम रहेगा क्या, Yes, यस। yes. हाँ किसी ने बताया, यस।
अदिति सरफेस एरिया सेम रहेगा? अदिति अभी हमने सवाल पूछा, 2 सोप बबल मर्ज किया है वैक्यूम में, एक सोप बबल बना, इसका सरफेस एरिया A1 था, इसका सरफेस एरिया A2 था, इसका सरफेस एरिया A हो गया, बड़ा बना ये। तो एक्चुअली जो रिजल्ट आया बच्चों उसमें क्या आया था, R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये रिजल्ट आया ना। और A कितना हो जाएगा बच्चों, सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर इंटू 2। इनफैक्ट लिक्विड का सरफेस एरिया ये भी है और ये भी अंदर वाला भी है, 2 सरफेस है बच्चों। टोटल सरफेस एरिया तो इनफैक्ट ये होगा, इसका भी टोटल सरफेस एरिया ये। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये एक्सप्रेशन से कि सरफेस एरिया विल रिमेन कंजर्व। मतलब कहा जाए कि ये प्रोसेस से ये प्रोसेस में गया है, तो जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे वो सेम रह जाएगा। या कह सकते हैं कि यहां से यहां गया है तो सरफेस एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? कितने सारे इंफॉर्मेशन हमने बताया इस पे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। दो सोप बबल लिया और मर्ज नहीं किया है, उसको ना कांटेक्ट में लाया, टच करवाया है। तो लिखो 2 सोप बबल सारे बच्चे लिखना, ऑफ रेडियस R1 एंड R2 विथ सपोज R1 ग्रेटर देन R2 है ना। Out in contact if they do not coalesce ये सवाल लिख लो पूरा। इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करना, इसको टच कराया बच्चों। अच्छा सा डायग्राम नहीं बन रहा है, तो इसको टच कराया तो ये कांटेक्ट पॉइंट कैसा होगा कांटेक्ट सरफेस पे। तो ये कांटेक्ट सरफेस ना फ्लैट नहीं हो सकता, सीधे स्ट्रेट नहीं होगा। इधर का प्रेशर लेट्स P2 और इधर का प्रेशर लेट्स P1। अगर इसमें हम P1 और P2 में कंपेयर करें बच्चों, सो विच वन इज ग्रेटर? कौन बताएगा? मैं इधर से पूछता हूं। P2। दिशा, P2 ग्रेटर होगा, जिसका रेडियस छोटा है वो ग्रेटर होगा। बहुत बढ़िया। अब बताना, जैसे ही कांटेक्ट में लाया तो इधर का प्रेशर ज्यादा है इससे, तो इस पॉइंट पे क्या करेगा, ये थोड़ा पुश करेगा, इधर करेगा कि नहीं? इधर वाला इधर पुश करेगा, इससे ज्यादा है प्रेशर P2, सो द सरफेस विल बल्ज इन दिस वे। थोड़ा बल्जिंग होगा, किधर होगा? इस तरफ होगा। ठीक है।
कर्वेचर थोड़ा उतना अच्छा से नहीं दिखा है, ऐसा होगा। सो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट्स आर है, यहाँ पे है R1 और ये है R2। सो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड R? ये भी बहुत ही फेमस सवाल है बच्चों, इसको याद कर लेना, मार्क कर लेना, एज इट इज एग्जाम में आ सकता है। सो मैं इसको पहले तो P1 लिखता हूं, आउटसाइड प्रेशर P0 है, तो P1 माइनस P0, एवरीवन विल से दैट सर ये तो हो जाएगा 4s अपॉन R1। अगर मैं P2 की बात करूं 4s बाई R2, है ना। और अगर सपोज मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 2 माइनस 1 कर दो, दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू 4s 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। अब कहोगे सर अगर आपने यहां और यहां के बीच में लगाया, ये जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो कर्वेचर है इसके आउटसाइड, और ये बच्चों ये हो गया कॉन्केव सरफेस, ये हो गया P2, इधर हो गया कॉन्वेक्स माइनस P1। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है बच्चों, क्या लिखूंगा, ये इक्वेशन हो गया 4, ये इक्वेशन हो गया 3, जो 2 और 1 को सब्सट्रैक्ट करने से आया। 3 एंड 4 से कुछ दिख रहा है, फ्रॉम 3 एंड 4 ये इज इक्वल टू ये, दैट मीन्स 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। प्रथमेश क्लियर ये? हाँ सर। नोटबुक पे होना चाहिए जितना मैंने लिखा है। अभी बच्चे 69 तक थे, 63 हो गए। नेटवर्क इशू है क्या बच्चों? एक और चीज बताता हूँ जो मेडिकल में पूछने के चांसेस कम रहते हैं, बट पूछ सकता है। इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जहां पे मर्ज किया बच्चों, क्या करते हैं ना, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस बिगर स्फीयर पे, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं स्मॉल स्फीयर पे। और पूछा जाए कि अगर ये कांटेक्ट सरफेस पे, कांटेक्ट पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो ये थीटा कितना होगा। तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे जितने ज्वाइन किए हुए वो ध्यान से देख लेना और उसको नोट डाउन कर लेना कि व्हाट विल बी द एंगल थीटा, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले बच्चों से कंप्लेन आया था कि सर सरफेस टेंशन कुछ नहीं समझ में आया, कहा दोबारा ज्वाइन कर लो जो बच्चों को नहीं समझ में आया। कौन कौन बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं? 4-5 है लगता है। अमोघ अभी समझ में आ रहा है क्या? सर। बच्चों ये R1 ये R2, तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये R1 R2 ये सब पे डिपेंड करेगा, और ये बहुत बढ़िया सवाल है। किसी ने कहीं देखा रिजल्ट ये सब तो ठीक है, अदरवाइज खुद से रियलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ R1 एंड R2। व्हाई? क्या करो, यहाँ पे एक छोटा सा मॉलिक्यूल कंसीडर करो, छोटा सा मॉलिक्यूल,
और दोनों सोप जो है सेम सोप सॉल्यूशंस का है, बबल लिक्विड दोनों का सेम ही है, सेम लिक्विड का बबल है। सरफेस टेंशन जो भी है, अब बताना यहाँ पे ये जो कर्वेचर यहाँ पे भी ऐसे फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन का। तो ये जो छोटा सा कांटेक्ट पॉइंट पे लिक्विड लिया उस पे 3 फोर्स लग रहे हैं बच्चों, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐसे, और तीनों आइडेंटिकल होगा बिकॉज सेम लिक्विड है, सेम है, और ये है इक्विलिब्रियम में। तो 3 इक्वल फोर्स एक पॉइंट पे लग रहा है और नेट फोर्स 0 है। सो क्या पॉसिबिलिटी होगा, व्हाट विल हैपन, थीटा मस्ट बी 120 डिग्री, थीटा मस्ट बी 120 डिग्री। क्लियर? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। यहां जो कांटेक्ट पॉइंट है उस कांटेक्ट पॉइंट पे छोटा सा जो मॉलिक्यूल्स लेते हैं उस मॉलिक्यूल्स पे 3 फोर्सेज लग रहा है। ये वाला सरफेस इसको पुल कर रहा होगा इधर सरफेस टेंशन से, ये वाला मॉलिक्यूल्स इधर, ये वाला कर्वेचर अपने टेंजेंट के लो, सरफेस टेंशन तो सेम ही है। 3 इक्वल फोर्स लग रहा है और इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है। तो 3 फोर्सेज का समेशन 0 तभी होगा जब तीनों 120 120 120 पे हो, isn't it? क्लियर है सर। That means ये R1 R2 से इंडिपेंडेंट होगा। This is questions from a very famous book, not Irodov, but रशियन ऑथर का ही है, बहुत अच्छी बुक है, उसमें बहुत अच्छे से सवाल हैं। 4 ऑथर रशियन के हैं जिन्होंने लिखा है, तो उसमें ये सवाल है। उसके बाद बहुत जगह पे पूछा जाता है। चलो ये बता दिया। चलो बच्चों, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कांटेक्ट एंगल। तुम क्लोजली ऑब्जर्व करो, अगर तुम ग्लास में पानी रखो और एकदम पास से देखो तो वो उसका ना कर्वेचर कुछ ऐसा दिखेगा वाटर का। हालांकि अगर ग्लास अगर ड्राई है या वैक्स किया हुआ है तो हो सकता है उसमें वाटर का शेप ऐसा, अगर वैक्सिंग ऑयल लगा हुआ है तो वाटर का शेप ऐसा भी रहेगा। या मरकरी पुट कर दो ग्लास में तो इट विल टेक दिस काइंड ऑफ शेप। मैं कांटेक्ट एंगल डिफाइन कर रहा हूं बच्चों। कांटेक्ट एंगल डिफाइन होगा कहां पे, सॉलिड लिक्विड पेयर पे। ये हो गया लिक्विड और ये हो गया सॉलिड। सो लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सॉलिड से दूर ले जाते, और सॉलिड के सरफेस पे भी यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इनटू द लिक्विड, लिक्विड की तरफ ले जाते हैं, ऊपर नहीं, लिक्विड में। स्टेटमेंट मैंने बोला ध्यान सुनना, हालांकि इतना कोई पूछेगा नहीं डेफिनेशन। लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ किया अवे फ्रॉम द सॉलिड, सॉलिड के तरफ नहीं, दूर, और सॉलिड पे ड्रॉ किया टेंजेंट इनटू द लिक्विड। इसके बीच में जो एंगल है थीटा, दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल। Contact angle between solid and
liquid pair. This contact angle is properties of the pair. Properties of the pair. इसका मतलब अलग अलग लिक्विड और सॉलिड का अलग अलग पेयर रहेगा, अलग होगा। जैसे वाटर का अगर कहा जाए ग्लास के साथ अलग होगा, वाटर का स्टील के साथ अलग होगा, वाटर का वुडन ब्लॉक के साथ अलग होगा, है ना, डिफरेंट होगा। ग्लास का किसी और लिक्विड के साथ, केरोसिन ऑयल के साथ अलग होगा। एंड दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कॉन्टैक्ट एंगल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब यहां पे देखो, अगर ऐसा सिचुएशंस बना हुआ है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल बच्चों ऐसा होगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल देखो, यहाँ भी टैंजेंट ड्रॉ किए हैं लिक्विड पे अवे फ्रॉम द सॉलिड, सॉलिड पे इनटू द लिक्विड, एंड दिस कॉन्टैक्ट एंगल इज ऑब्ट्यूज। सो कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट होगा, डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर। तो इसको मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है पूरा। यहाँ पे छोटा सा लिक्विड का पार्ट कंसीडर करते हैं, छोटा सा लिक्विड का पार्ट। इस छोटे से लिक्विड पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना। इस छोटे से लिक्विड सॉलिड के टच में, सॉलिड का भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, तो ये पुल कर रहा होगा, सॉलिड अपने तरफ पुल कर रहा होगा। फोर्स ऑन लिक्विड बाय सॉलिड मॉलिक्यूल्स। इस लिक्विड का जैसा इधर सॉलिड है वैसा ही सॉलिड इधर है, दोनों तरफ सेम है, तो फोर्स ऐसा ही लगाएगा। बट इस लिक्विड पे, लिक्विड जो है इस तरफ ज्यादा इधर, तो ये नेट जो हो जाएगा वो नीचे नहीं होगा, ऐसा होगा। फोर्स ऑन लिक्विड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स। और बच्चों इसका एक छोटा सा वेट भी होगा। अब अगर FLS ज्यादा हो, F लिक्विड लिक्विड से, दैट मीन्स सॉलिड मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स को पुल करना चाहता है, उसी को बोलते हैं कि अगर वाटर के केस में ले तो ये वेट करता है, चिपकने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा बच्चों, इसके तरफ ज्यादा रहेगा। दिस इज रिजल्टेंट। ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, मेडिकल बैच स्पेशली। अगर रिजल्टेंट इधर है तो देखो, ये लिक्विड का जो सरफेस बनेगा, लिक्विड पे सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट हो सकता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, बिकॉज लिक्विड कैन नॉट सस्टेन टेंजेंशियल फोर्स। शियर स्ट्रेस नहीं होता उसमें प्रोड्यूस। लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन फोर्स लगाओगे तो स्लिप कर जाएगा, है ना। इसलिए ये जो शेप लेता है वो ऐसा शेप लिया, ऐसा कि ये परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा। दैट मीन्स एक्यूट एंगल है तो FLS लिक्विड सॉलिड के बीच का जो फोर्स होगा FLL, लिक्विड लिक्विड के फोर्स से बड़ा होगा। तो इन दैट केस थीटा क्या होगा बच्चों, एक्यूट होगा। और इंजीनियरिंग बैच तुम लोगों ने कोई रिसर्च किया क्या, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंट, या मेडिकल वाले बैच को पता होगा, डिफरेंट लिक्विड के बीच का फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, कोहेशन या एडहेशन, एडहेसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव, डिफरेंट के बीच में, पक्का। हाँ सर। और सेम के बीच में जो लगता है उसको कोहेसिव। बच्चों मैं भूल जाता हूँ, मुझे नहीं याद रहता, केमिस्ट्री में ये बताते हैं तो ये लिख लेना। तो ये देख लेना, एडहेसिव फोर्स अगर ग्रेटर होगा कोहेसिव फोर्स से, देन थीटा विल बी एक्यूट। अगर इस केस की बात करते हैं, ये रट्टा मार लेना बच्चों, ये वाला समझ में तो थोड़ा सा आ गया।
देखो अगर सिचुएशन ऐसा है कि लिक्विड और सॉलिड के बीच में दोस्ती नहीं है, थोड़ा रिपेलिंग नेचर है, नहीं चाहता अटैच हो, तो ये जो फोर्स होगा ये छोटा होगा फोर्स लिक्विड सॉलिड, और इधर देखो इसका फोर्स किधर होगा, इधर लिक्विड है तो इधर होगा, ये बड़ा होगा, अपने में दोस्ती है, और इसका वेट नीचे हो जाएगा W। तो इसका फोर्स, इसका फोर्स, इसका फोर्स, तीनों का रिजल्टेंट इसके तरफ होगा, है ना, इसके तरफ थोड़ा, तो ये दिखा दिया, दिस इज एफ रिजल्टेंट। एफ रिजल्टेंट देखो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए सरफेस ऐसा लेता है। सो ये इसका इसका और इसका रिजल्टेंट इधर है, ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए ऐसा शेप लिया। तो अभी समझ में आ गया, एफ एल एस अगर छोटा है एफ एल एल से, देन थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। एंड इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, मर्करी एंड ग्लास। बच्चों इसका जो थीटा होता है वो अराउंड 135 डिग्री होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज, कैपिलरी होता क्या है, ट्यूब ऑफ अ स्मॉल रेडियस, वेरी स्मॉल इनर रेडियस। अगर इसको लिक्विड में डिप किए, देन व्हाट विल हैपन, अभी हमने समझाया था बच्चों कि ये वाटर का शेप जो रहता है वो ऐसा रहता है, तुम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये दिखेगा, बट ऐसे देखो तो लगता है ये फ्लैट ही रहता है, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट ये फ्लैट दिखता है। बट यहाँ पे देखो कि ये दो लेयर है, एक लेयर ऐसे एक और लेयर लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी कुछ ऐसा होगा, तो ये इस टाइप का शेप बना लेता है, तो ये इस टाइप का शेप बनाएगा बच्चों लिक्विड इसमें, क्योंकि ये बहुत कम रेडियस है। अगर बड़ा लोगे तो ये ऐसा शेप बनाएगा, बट ये फ्लैट ऐसा हो जाएगा, तो तुम्हें ये फ्लैट ही दिखेगा। बट बहुत छोटा लिए तो ये रेडियस थोड़ा सा कर्वेचर दिखेगा, दिस इज कॉल्ड मेनिस्कस, ऐसा बन जाता है शेप। अब जब ऐसा शेप बन गया है तो इसको समझा रहा हूं, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स इस सॉलिड पे सरफेस टेंशन के कारण इधर पुल कर रहा होगा, सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी नहीं छोड़ेगा, ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ से इधर पुल करेगा। यहां भी लिक्विड इधर पुल कर रहा है तो सॉलिड इधर पुल करेगा। मैं क्या करता हूं, लिक्विड का एफबीडी ड्रॉ करता हूं, लिक्विड का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, सॉलिड का कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये, तो इस लिक्विड पे देखो सॉलिड ना ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा है, लेकिन दो पॉइंट पे नहीं, ये तो सर्कुलर शेप का है, इसका रेडियस सपोज r है, ये तो पूरे सरकमफ्रेंस पे लगा रहा है, लेकिन हर पॉइंट पे इधर एंगल पे। अगर ये कांटेक्ट एंगल बच्चों थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इसका रिजल्टेंट होगा अपवर्ड, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा हर पॉइंट पे। मान लो इस लिक्विड का सरफेस टेंशन S है,
मुझे बताना है कि इसका अपवर्ड फोर्स कितना होगा, अपवर्ड कंपोनेंट कितना होगा। बच्चों कितने लेंथ पे लिक्विड टच कर रहा है सॉलिड को, कितने लेंथ पे लिक्विड टच कर रहा है सॉलिड को। यू विल से दैट कि सर 2 पाई आर लेंथ पे, सरकमफ्रेंस पे। तो सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड तो ऐसे कहेंगे 2 पाई आर एस होगा, यूनिट लेंथ पे एस, 2 पाई आर लेंथ पे इतना, बट डायरेक्शन अलग अलग है। हमें तो ये रिजल्टेंट चाहिए, इसका कॉस कंपोनेंट। बच्चों बताओ कि इस लिक्विड पे सॉलिड इतना फोर्स ऊपर लगाएगा, जब ये लिक्विड पे ऊपर फोर्स लगेगा तो लिक्विड कहेगा चलो यार चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। ये अगर ऊपर गया है तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही ये ऊपर गया है तो इसका क्या होगा, वेट तो नीचे लगेगा ना। तो क्या ये ऊपर कंटिन्यू करते चल जाएगा, नहीं। जैसे से ऊपर जा रहा वेट जो है नीचे लगेगा। और इस पे एक और फोर्स बताता हूं, यहाँ पे पी नॉट, यहाँ भी पी नॉट। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण तो फोर्स 0 होगा, बट वेट होगा यहाँ पे। इक्विलिब्रियम में कहां तक राइज करेगा बच्चों, तो ये फोर्स मेथड से बताऊंगा कि जितना ऊपर का फोर्स है इतने के वेट को बैलेंस करेगा। तो 2 पाई आर एस कॉस थीटा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा mg। m क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मास जो राइज किया है। m कैसे लिखोगे, तो कितना लिक्विड राइज किया, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, हाइट सपोज h राइज किया है इतना इंटू h, डेंसिटी रो इंटू जी। बहुत क्विकली, बहुत कम टाइम में मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि कितना हाइट राइज करेगा। ये डेरिवेशन यहां से आ जाएगा, एक आठ चला जाएगा बच्चों। h इज इक्वल टू आ जाएगा 2s cos थीटा अपॉन r रो जी। और ये रिजल्ट याद कर लेना। बच्चों एक सवाल दे दे कि एक कैपिलरी है जिसका इनर रेडियस 0.1 मिलीमीटर है, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, सरफेस टेंशन 75 मिली न्यूटन पर मीटर है। सो इसमें वाटर कितना राइज करेगा, जी का वैल्यू 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हाट विल बी h एंड थीटा फॉर दिस ग्लास और वाटर का थीटा जो होता है कॉन्टैक्ट एंगल थीटा इज ऑलमोस्ट 0 लेते हैं। प्रोफेसर बहुत सिंपल सा है, h इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट करते हैं 2 s बच्चों 75 है, SI यूनिट में पुट करना है, ये मिली है 10 टू द पावर -3 cos थीटा cos 0 अपॉन r कितना दिया है 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब 10 to the -4 लिखूं, इतना इंटू रो बच्चों 1 ग्राम पर सीसी है, इसी को कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 10 to the 3 kg पर मीटर क्यूब, आता होगा कन्वर्ट करने। जी का वैल्यू 10, देखो देख कितना आ रहा है 10 to the 3, ये चला जाएगा 75 इंटू 2 150 इंटू 10 to the power -3 मीटर। मतलब ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इज इट करेक्ट, 15 सेंटीमीटर ऊपर राइज करेगा।
लेकिन देखना रेडियस बहुत ही छोटा है, कितना है 0.1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूं, ये दो आइडेंटिकल ट्यूब लिया, बट एक ट्यूब को मैंने एंगल पे ले लिया। आइडेंटिकल ट्यूब, आइडेंटिकल ट्यूब है, वाटर में डिप किया, अगर एक में इतना राइज किया बच्चों h हाइट, तो इसमें तो ऐसे जाएगा, ये अगर एंगल थीटा है तो कितना लेंथ राइज करेगा ये पूछेगा। तो एक्चुअली ये फंडा ये होता है कि इसमें भी ना हाइट से भी राइज करेगा। और इसको मैं प्रेशर के मेथड से ज्यादा अच्छे समझाऊंगा, हालांकि फोर्स के भी मेथड से समझा सकता हूं। सो हाइट राइज विल बी सेम, अगर आइडेंटिकल है तो ये L कितना हो जाएगा, H h upon cos theta। H is equal to L cos theta, L is equal to H by, ये फाई लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो थीटा से। और तुम लोगों को छोड़ सकते हैं कि खुद से इसको प्रूफ कर सकते हो कि ऐसा क्यों होगा, बिकॉज इस पे जो फोर्स लगेगा बच्चों, इसका वेट mg है नीचे, तो इसका ये कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, फोर्स विल बी द सेम, ठीक है ना। इसका ये कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, तो इट विल राइज अप टू सेम हाइट। ये डॉटेड डॉटेड दे देना। एक चीज और बता रहा हूं, अगर कोई कहे कि कैपिलरी को डिप किया है एक कंटेनर में, एंड दिस कंटेनर इज प्लेस्ड इन ए लिफ्ट, दिस कंटेनर इज प्लेस्ड इन ए लिफ्ट, तो अगर लिफ्ट का एक्सेलेरेशन a ऊपर है तो व्हाट विल बी h, तुम कहोगे सर 2s cos थीटा बाई r रो, क्या लिखो उसके बाद, G plus A naught। g प्लस ए नॉट, बहुत बढ़िया। मुझे यहाँ पे बैठ के मैं देखूंगा क्या g प्लस ए नॉट दिखेगा, ये हमने न्यूटन लॉ में किया है, तो g प्लस ए नॉट। अगर लिफ्ट का एक्सेलेरेशन नीचे जा रहा है बच्चों तो g माइनस ए नॉट, है ना। और सिर्फ अभी एमए बैच के लिए नहीं, सिर्फ अभी जो जेबी बैच के बच्चे, जे बैच के बच्चे हैं उनके लिए सवाल, ये मान लो ये जो लिक्विड है ये राइज किया है h हाइट तक, h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना, और लिफ्ट जो है ये है तुम्हारा 40 सेंटीमीटर तक। अगर इसका एक्सेलेरेशन ऊपर है g/2, तो हाइट राइज, अगर ये एक्सेलेरेशन नहीं है तो 20 सेंटीमीटर, इफ इट इज एक्सेलेरेशन g/2 तो h डैश कितना होगा, कैन यू टेल मी बच्चों। अगर ये 20 सेंटीमीटर राइज का, इफ देयर इज नो एक्सेलेरेशन ऑफ द लिफ्ट, ये तो एमए वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो सर h इज इक्वल टू था 2s cos थीटा बाई r रो g, और h डैश हो जाएगा 2s cos थीटा बाई r रो
g plus g by 2, that is equal to 3g by 2. That means 2 by 3 of h, isn't it? समझा क्या? Yes, sir. चेतना भी समझ गए। अब अगर मैं कहता कि लिफ्ट का एक्सेशन ना ऊपर g by 2 नहीं है, नीचे है, और लेट्स की इसका वैल्यू है 3g by 4, कैन एनीवन टेल की कितना होगा हाइट राइज? अब ये सिर्फ जे बैच के लिए है, एमए बैच अभी नहीं समझ में आएगा। सर एक्सेलरेशन कितना है? 3g by 4 डाउनवर्ड। तो कहोगे सर h जो है वो कितना है? Rated. s cos थीटा बाई r रो g। फॉर एमए बैच एमबी बैच तुम भी लिख लो। h डैश पूछ रहा हूँ, h डबल डैश सेकंड केस में कहोगे सर 2s cos थीटा बाई r रो, चूंकि एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है 3g by 4, तो g के जगह पे g माइनस ए नॉट, टू एस कॉस थीटा Rated. r रो g by 4 40 होगा सर। 4h 4h आ गया बच्चों। 4h का मतलब हो गया 80 सेंटीमीटर। लेकिन हमने तो यह दिया है ट्यूब जो अवेलेबल लेंथ है कितना है 40 सेंटीमीटर। तो चेतना क्या आंसर होगा? 40, 80 या 40 या इट विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग? सर 40 होगा लेकिन रेडियस बढ़ जाएगा। हाँ, कर्वेचर मेनिस्कस का रेडियस। रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीज कर जाएगा। तो बच्चों अभी एमए बैच के लिए बता रहा हूं कि लिक्विड कभी ट्यूब से ओवरफ्लो नहीं होगा। अभी हमने थ्योरी नहीं पढ़ा, जस्ट इसके नेक्स्ट हम लोग इसका थ्योरी पढ़ने वाले हैं, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। फॉर एमए बैच एमबी बैच सिर्फ हेडिंग डाल दो, लिक्विड राइज इन केस ऑफ insufficient length of capillary। कहने का मतलब कि अगर कैपिलरी में सपोज ये 20 सेंटीमीटर हीट राइज कर रहा है लिक्विड, और किसी ने क्या किया, बदमाशी किया और क्या क्या ट्यूब का ऊपर जो रखा है 20 नहीं रखा है, कम ही रखा है, 15 सेंटीमीटर ही रखा है। तो जो लिक्विड राइज करेगा वो लिक्विड कहां तक राइज करेगा? क्या 15 राइज करेगा, 15 से कम राइज करेगा, क्या ओवरफ्लो करेगा? तो आंसर विल बी कि 15 तक राइज करेगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। सो वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। क्योंकि टाइम हो गया है।